नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी राउंडअप में। और आज कम्युनिटी राउंडअप में बातचीत होगी सबसे पहले मॉनसून की। उसने दस्तक दे दी है केरला में, उस पर बातचीत होगी विस्तार से। साथ ही चांदी होगी 90,000 की। चांदी की चमक कितनी बरकरार रहेगी, कितनी फीकी पड़ेगी और क्या क्या इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही तीसरा इशू होगा बेस मेटल्स का हिला बेस, यानी तगड़ी मुनाफा वसूली बेस मेटल्स में देखने को मिल रही है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट कृष्ण मिश्रा, साथ ही सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता और केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चीनी पर, और इस पर बातचीत करेंगे इस्मा के प्रेसिडेंट मंडावा प्रभाकर राव से। लेकिन सबसे पहले बातचीत होगी मॉनसून की। तो मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। सबसे पहले देश में उसी इलाके में आता है और ये एक दिन पहले आया है। ये सबसे अच्छी सुखद खबर है और हमें अनुमान है कि अब यहाँ से एक बढ़िया मानसून का पूरा हम सीज़न देखेंगे। तो उस पर डिटेल में हम बातचीत करेंगे और हमें ये सब बातचीत समझाएंगे आईएमडी के कृष्ण मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एक दिन पहले मानसून आ गया है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है देश भर के लिए। क्या अपडेट है और किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या इस सिचुएशन इस समय? जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को। अभी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, जिसकी हमने 15 मई को इसके बारे में फोरकास्ट दी थी कि 31 मई को इसका आगमन होगा केरल पर। और उसमें मॉडल एरर, जो हमारा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल की एरर होती है, वो +- 4 डेज थी। तो आज 30 मई के दिन ये हमारा केरल पर पहुंच चुका है, जो कि हमारी सामान्य जो तिथि है 1 जून है। 1 जून के ये लगभग 2 दिन पहले ये केरल पर आगमन कर चुका है। और साथ ही साथ इसने पूर्वोत्तर भारत के भी काफी हिस्सों को अपने अपने कवर में लिया है। और पूर्वोत्तर भारत पर जो सामान्य तिथि है, नॉर्मल डेट जो है, वो 5 जून के आसपास है। तो इस तरह पूर्वोत्तर भारत पर ये प्राय 7 दिन के करीब पहले वहां पर अपनी दस्तक दे चुका है। जी, नॉर्थ ईस्ट में 7 दिन पहले और केरल में 2 दिन पहले। मिश्रा जी, क्या जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि पहले आ जाए मानसून, कहीं 7 दिन कहीं 2 दिन, तो ऐसा तो नहीं होता कि ये फिर रुक जाता है और कुछ दिन के बाद फिर इंटरवल के बाद प्रोग्रेस करता है, या ये अब ये मान के चला जाए कि यहाँ से कंटिन्यू ही करेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम इसकी जैसा कि एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती है, फिर एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट होती है, तो उस तरह से इसके अलग अलग स्तर पे इसके पूर्वानुमान होते हैं। तो वो हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। एलआरएफ अभी हमने अपडेटेड एलआरएफ भी अभी इशू किया 2-3 दिन पहले, जिसमें हमने बताया कि 106% के आसपास, जो सामान्य से 106% के आसपास वर्षा पूरे भारत पर इस मानसून सीजन के दौरान देखी जाएगी। हालांकि जून के महीने में, जिसमें हमने ये फोरकास्ट हमारे महानिदेशक महोदय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी मीडिया के सामने कि जून के महीने में हालांकि जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत और बाकी के उत्तर भारत के जो हिस्से हैं, वहां पर वर्षा की मात्रा थोड़ी कम रहने वाली, बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहने वाली है। लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर रेनफॉल अबव नॉर्मल रहने वाली है। और जहां तक अभी पूर्वोत्तर भारत को अपने कवरेज में अपने मानसून ने जो आच्छादन किया है, उसका मुख्य रूप से कारण रहा कि हमारे पास एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक गया था, रीमाल। तो उस रीमाल ने काफी वर्षा दी और काफी बे ऑफ बंगाल के बड़े एरिया को इसने मानसून के तहत कवर किया। और उसी के तहत अभी हमारा पूर्वोत्तर भारत भी, इसको हम मुख्य रूप से इसका जो श्रेय जाएगा वो जाएगा सीवियर गंभीर चक्रवाती तूफान रीमाल को। मिश्रा जी, मेरा सवाल ये था, मिश्रा जी, मैं जानना ही चाह रहा था कि जब भी इस तरह से होता है कि मानसून डेट से पहले आ गया, जी जी, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो बीच में रुक जाए, या अब इसको एक नॉर्मल मानने चाहिए? ठीक है, आ गया 1 दिन पहले 2 दिन पहले, अब ये अपनी जो नॉर्मल उसकी प्रोग्रेस की होती वैसे ही कंटिन्यू करेगा, फिर महाराष्ट्र मुंबई में समय पे 10 जून के आसपास वही प्रोसेस चलेगा, या चूंकि पहले आ गया इसलिए आगे खतरा या डर होता है कि रुक सकती है? नहीं, वो सर बिल्कुल वो सामान्य भी चल सकता है और रुक भी सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तक के लिए जो है, अभी फिलहाल हमें अगले 1 सप्ताह तक अभी फिलहाल इसके मानसून के और अधिक ऊपर बढ़ने की उत्तर की दिशा में, और उधर पूर्व की दिशा में, पूर्वोत्तर भारत से पूर्व की दिशा में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की दिशा में अभी फिलहाल हमें कोई संभावना आगे नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका रुकना और इसका चलना वो
काफी लार्ज स्केल फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है, एल नीनो से लेकर के आपके इंडियन ओशन डाइपोल, और इसके अलावा जो मॉनसून से जुड़े हुए इसके अलावा और भी कई सारे फीचर हैं, 6 सेमी परमानेंट फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर यह डिपेंड करता है। तो अभी हम लगातार, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार मॉनिटरिंग के प्रोसेस में लगा रहता है। तो अभी केरल पे मानसून के बारे में हमने जो कहा था कि 31 मई के आसपास आएगा, तो आप देख सकते हैं कि 30 मई को इसका आगमन हो गया। अभी आगे भी हम लगातार अपनी नजर जमाए हुए हैं, और जैसे ही हमें इसके उत्तर की दिशा में और पूर्व की दिशा में बढ़ने के बारे में कुछ भी हमें संकेत मिलता है अपने न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स के थ्रू और दूसरे कंडीशंस के थ्रू, तो हम उसको तत्काल प्रभाव से सूचित करेंगे। अच्छा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है, और हम सब लोगों के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मानसून आ गया, समय से पहले आ गया। एक छोटा जवाब चाहिए, बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, कल सुना है बहुत ज़्यादा हुई है, कुछ राहत मिलने की संभावना है कि अभी ये चलता रहेगा? और नहीं, जहां तक गर्मी का सवाल है सर, तो अभी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से थे वहां पर काफी ज्यादा तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था। तो वो कल वहां पर तापमानों में गिरावट दर्ज की गई, परसों भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, कल और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, और कल हम देख सकते हैं कि राजस्थान पर जो तापमान 50 या उसके ऊपर जा रहे थे, तो कल 48 डिग्री तक ही तापमान गया है। और हीट वेव के जो स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन थे वो कम हुए हैं कल। और हालांकि इधर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, यहाँ पर स्थिति अभी वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर भी उम्मीद जता रहे हैं कि 1 तारीख से यहाँ पर भी कमी आएगी, और पंजाब, हरियाणा पर और उत्तर प्रदेश पर 1 तारीख के पहले भी, यानी कि आज 31 तारीख से भी थोड़े थोड़े हमें संकेत इसके हीट वेव कंडीशंस के कम होने के हमें दिखाई पड़ेंगे। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 2 अच्छी खबरें आपने दी कि तापमान भी थोड़ा कम हो रहा है और मानसून समय से पहले आ गया है, और अब ये नॉर्मली प्रोग्रेस करेगा, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब दूसरी खबर जो हम जिससे बातचीत करना चाहते हैं राहुल मेहता के साथ, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी, चांदी पर, क्योंकि चांदी में बहुत ज़बरदस्त हमने मूवमेंट देखा है पिछले कुछ समय में। तो मेहता जी बताइए, क्या चांदी की चमक बरकरार रहेगी या कुछ दिक्कत आएगी? क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है और प्रेशियस मेटल तो है ही है। क्या लग रहा है आपको? चांदी एक जो भी रिसेंट रैली आई है वो चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने के कारण आई है। चांदी प्रेडोमिनेटली जो है वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। जो ज्वेलरी और बर्तन का जो काम है वो एक छोटा पोर्शन है चांदी के कंजम्पशन के लिए। आज जो ऊपरी स्तर पे, जैसे चांदी में कल 96,000 हिट किया था और आज वापस चांदी करीब 2,000 नीचे आई है। तो चांदी कभी भी एक वॉलेटाइल कमोडिटी है। तो करंट जो रेट चल रहे हैं उसमें ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा है कि वो ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं। मगर इन्वेस्टर के लिए ये रेट पे इन्वेस्ट करना थोड़ा सा एक दिक्कत वाला काम हो सकता है, अनलेस वो रिस्क लेने को तैयार है। कहाँ तक जाएगी चांदी अगर मान लो रिस्क ले ले वो इन्वेस्टर? क्या भाव जाएगा इसका? चांदी में ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, ऊपर में ₹1,00,000 भी टच कर सकता है, मगर नीचे जाने में जगह काफी ज्यादा है। तो अनलेस स्टॉप लॉस के बिना अगर काम नहीं करेंगे चांदी में तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। मगर इन्वेस्टर्स के लिए मैं तो अभी भी बोलता हूँ चांदी से थोड़ा दूर रहिए। चांदी करेक्शन देगा, करेक्शन देने के बाद में अच्छे स्तरों पे चांदी मिलेगी तो बाइंग करिए, या फिर छोटी छोटी बाइंग करिए, बड़ी बाइंग ये रेट पे नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टर चांदी से भी दूर रहें क्योंकि करेक्शन बड़ा हो सकता है, वहां पे एंट्री करना चाहिए। वो अच्छा लेवल क्या होगा जहां पे एंट्री करनी चाहिए इन्वेस्टर को? चांदी का इन्वेस्टमेंट अपने 86 से लेके 88,000 के स्तरों पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे में चांदी 82 तक भी जा सकती है, कब जाएगी वो कोई नहीं बता सकता। मगर चांदी में ये रेटों पे इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्टर्स को ये रेटों पे दूर रहना चाहिए। ओके राहुल जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है इस बार। कहाँ से आ रही बहुत ज़्यादा डिमांड? मतलब किस तरह की इंडस्ट्री से, किस तरह की यूज़ केसेस से? चांदी जब इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जीज में चांदी का काफ़ी कंजम्पशन होता है। ईवी व्हीकल्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, तो वो इंडस्ट्री से काफ़ी चांदी का कंजम्पशन होता है। तो ये तो राहुल जी बढ़ता ही रहेगा फिर? तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है ये सब ईवी और इन सब की। तो ये चीज तो पहले से ही थी। आज अपन ज्यादा सुन रहे हैं, मगर चांदी का जो ओवरऑल कंजम्पशन सोलर पैनल के अंदर वो तो कंटिन्यूस चल ही रहा था। नए यूज है ना, ईवी तो अभी शुरू हुआ है, सोलर पैनल अभी शुरू हुआ है, तो यहाँ तो फिर अभी तो मतलब
शुरुआत ही एकदम। कंजम्पशन बढ़ेगा डेफिनेटली, चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बढ़ेगा, मगर साथ में इन्वेस्टमेंट डिमांड भी तो कैचअप करना चाहिए, तब जाके चांदी को स्टेबिलिटी मिलती है। चांदी को स्टेबिलिटी मिलती है जब इन्वेस्टर पैसा डालता है, लंबे समय तक चांदी में बना रहता है, एक तब लास्ट पैसा क्वेश्चन, बनता है। ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर घुसते हैं तो फिर कमोडिटी में बहुत तूफानी ऊपर नीचे करते हैं, अभी घुसे हैं क्या चांदी में? चांदी में अगर आप देखने जाएंगे तो ईटीएफ में काफी अच्छा फ्लो हो रहा है। हाँ, ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर ही है ज्यादातर। ओके, दबी जुबान आप कह रहे हैं कि माहौल बन रहा है बड़ी तेजी वाला। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, अजय केडिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सर, आपका क्या व्यू बन रहा है? भाई हमने 2-3 बातें की, तो इस पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बुलियंस की बात करें तो नो डाउट वॉलेटिलिटी काफी बढ़ रही है, जिस ढंग से इन्फ्लेशन के नंबर ड्यू है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में पिछले 2 दिन में जो रिकवरी आई है, ये कहीं ना कहीं सोने चांदी का थोड़ा सा मिजाज खराब कराते हुए दिखाई दे रही है। बट मुझे लगता है कि फेड इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कटौती की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ईसीबी, बीओई, जिसकी वजह से परपेचुअली थोड़ा स्ट्रांगनेस ही है। बट नो डाउट आज मॉर्निंग में हमने गिरावट देखी इन्फ्लेशन नंबर से पहले, जो दिन के सेशन में मुझे लगता है कि सोने चांदी में दबाव रख सकता है, जहां पे चांदी मुझे लगती है कि एटलीस्ट 93 के आसपास का एक पुल बैक दिखा सकता है। बट शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट कट होगा और इंडस्ट्रियल डिमांड लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली तेजी का है। बट आज इन्फ्लेशन के नंबर को देखते हुए मुझे लगता है कि दिन के सेशन में चांदी में दबाव रहेगा। सोने में भी ऐसा ही दबाव दिखने मिल सकता है, जो 71,700 तक का लेवल दिखाता है, वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है अगस्त वायदे में। जून वायदा में भी 71,500 तक आ जाए, बट अगस्त वायदा जो है 71,700 के आसपास मिलता है, वहां पे हम गोल्ड में लेके चल सकते हैं। अजय जी, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे आप लोग लॉन्ग रेंज का चार्ट ज़रूर देखते होंगे, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, 2 कमोडिटीज़ पे मुझे लॉन्ग रेंज समझना है आपसे, एक कॉपर पर एक गोल्ड पर। क्या इसमें एक बड़े ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं या ब्लिप है सिर्फ ये? नीरज जी, अगर मैं बात करूं 2 कमोडिटी, उसके बेटर है कि हम सभी कमोडिटी को देखें। तो एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं जीएससीआई वर्सेस एसएनपी 500, गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स वर्सेस एसएनपी 500। तो आप देखेंगे पिछले 5 साल से इक्विटी में कोई मेजर करेक्शंस नहीं था, बट ये इंडेक्स 50 साल में 1 के लेवल के नीचे है, वो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इसका एवरेज ही 4.2 का होता है। दैट मींस कमोडिटी यहां से भी डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो लोग खाली सेफ हेवन के लिए देखते थे, बट अब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। आज जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स 75 पहुंच चुका, तो गोल्ड ने भी 75 की छलांग लगा दी, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न बना है। तो मुझे लगता है एक तो कॉपर, क्योंकि ईवीज में हम देखते हैं तो ओल्ड में 16% का यूज होता था, अभी 60% के ऊपर ईवीज के अंदर कॉपर की यूजेज है। तो मुझे सबसे पहले लगता है कि कॉपर एक ऐसा कमोडिटी रहेगा जो आने वाले दिनों में और ज्यादा रैली अप करेगा, जो ऊपर में एज ऑफ नाउ यूबीएस की रिपोर्ट भी बताती है कि $12,000 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं सोने के मुकाबले चांदी पे नजर रखिए कि गोल्ड सिल्वर रेशियो एक सीवियरली फॉल दिखा रहा है, और रेशियो में जब फॉल आता है तो गोल्ड के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करती है। और चांदी, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे और राहुल जी ने भी कहा कि इंडस्ट्रियल डिमांड अब बढ़ गई, चाहे 5G टेक्नोलॉजी, चाहे ईवीज के अंदर हो, ये सब टेक्नोलॉजी के अंदर सिल्वर का यूसेज बढ़ चुका है, माइंस के आउटपुट में कमी है। तो मुझे लगता है आने वाले 6-8 महीने की भी अगर हम बात करें तो कॉपर और सिल्वर, ये 2 कमोडिटी मुझे ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही विद एज कंपेयर टू एनी अदर कमोडिटीज। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने, यही तो मैं उनसे पूछ भी रहा था कि अगर ये यूज केसेस ये वाले हैं ईवी वगैरह, तो इसमें तो अभी नए, अभी तो पिक्चर शुरू हुई, इसमें तो मल्टीपल टाइम्स इसमें। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर 2 साल पहले अगर ध्यान हो तो एक रेडिट ग्रुप होता था जिसकी वजह से चांदी ने 2-3 साल पहले भी $30 का हाई मार्केट रिजेक्ट कर दिया था। बट इस बार जिस वॉल्यूम से $30 का लेवल ब्रीच हुआ है, आई डाउट कि ये ईयर एंड तक हम $38 या 40 के करीब भी पहुंच जाए, बिकॉज अब इन्वेस्टमेंट डिमांड लोगों को, जैसे हमने देखा कि बिटकॉइंस या क्रिप्टो में जो लोगों में रुझान था, अब वो निकल रहा है। फाइनेंशियल प्लेयर की जो आपने बात की थी, उनका रुझान कमोडिटी पे, और मैं अभी भी बोलता हूँ जीएससीआई वर्सेस एसएनपी अगर आप देखोगे तो कमोडिटी आज की डेट में मच अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। तो मुझे लगता है अगर ये फंड, अगर हम कमोडिटी में आते हुए देखेंगे तो सिल्वर, कॉपर, ये जितनी भी कमोडिटी, इसमें अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा लोगों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजय जी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, हेज फंड्स की टेढ़ी नज़र पड़ चुकी है कमोडिटी में, वो सब अपनी डेस्क बना रहे हैं, तो इसमें बड़ी तेज़ी आनी तय है। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। और एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस्मा के प्रेसिडेंट मंडावा प्रभाकर राव से।
आपका कमोडिटी राउंड अप में, और अब हम बातचीत करेंगे चीनी पर, यानी शुगर सेक्टर पे क्या हालचाल किस तरह की चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इस्मा के प्रेसिडेंट एम प्रभाकर राव। और इस्मा को अब चीनी उत्पादन और एथनॉल में डाइवर्जन की कितनी उम्मीद है? प्रभाकर जी, ये क्वेश्चन लगातार हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि चूँकि एथनॉल एक बड़े पैमाने बना, कंपनीज़ की बुक्स अच्छी हुई, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, नए प्लांट लगने शुरू हुए, लेकिन अचानक से बीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस साल किस तरह के डाइवर्जन की उम्मीद है और कितना स्टॉक है अभी? ISMA has estimated the total gross production of sugar around 340 lakh tons and the closing stock to be about 90 lakh tons plus. That's because of the lower diversion to ethanol. ओके, तो अच्छा, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को इस बारे में किस तरह देखते हैं? कई बार रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं या कई बार नहीं लगते हैं, और टारगेट है कि 20% की ब्लेंडिंग करनी है उसको। किस तरह से ये पूरा होगा? क्या गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और पेट्रोलियम कंपनीज तैयार हैं इसके लिए? ISMA is confident of meeting the ethanol supply requirement. हम शुगर इंडस्ट्री से जो करना चाहिए वो अगर 20% ब्लेंडिंग के लिए लगभग द टोटल रिक्वायरमेंट 1000 करोड़ लीटर का इथेनॉल का रिक्वायरमेंट होता है 20% ब्लेंडिंग करने के लिए। उसमें से 55% शुगर इंडस्ट्री से नीति आयोग ने प्लानिंग किया था। तो ये बिल्कुल शुगर इंडस्ट्री की तरफ से हो सकता है, जिसके लिए हम लोग ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया कि वेदर डिस्टर्बेंसेस जैसा लास्ट ईयर हुआ, 5 साल बाद में बारिश कम हो गया एल निनो फैक्टर का वजह से, इस टाइप का 4 साल में या 5 साल में एक बार कभी भी हो सकता है आगे भी। तो ऐसा फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए शुगर स्टेबलाइजेशन, शुगर केन प्रोडक्शन स्टेबलाइजेशन करने के लिए हम लोग ने एक नेशनल मिशन ऑन शुगर केन एक प्रस्ताव दिया। ISMA और नेशनल फेडरेशन दोनों साथ साथ मिलकर हम लोग ये प्रपोजल बना के दिया। एंड गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी फेवरेबल। हम लोग को पूरा विश्वास है कि इसका ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी और जिसका वजह से किसान को फायदा होगा। सबसे पहले गन्ना उगाने वाले किसान को प्रोडक्शन का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है आजकल, वो ये फ्लक्चुएशन आने वाले दिनों में नहीं हो सकता है, जिससे किसान का जो इनकम है वो स्टेबल है और इंडस्ट्री को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ शुगर केन भी इंडस्ट्री को मिलेगा। ओके, तो ये स्कीम हम लोग अभी सबमिट किया है। वी आर होपफुल दैट दिस विल बी एक्टेड अपॉन बाय द गवर्नमेंट। ओके राव साहब, इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से MSP बढ़ाने की भी मांग कर रही है, पर ऐसी उम्मीद है कि नई सरकार आने के बाद इंडस्ट्री एथनॉल के मुद्दे पर, MSP पर सरकार के सामने एक प्रस्ताव जरूर रखेगी, और चूंकि चुनाव हो चुके होंगे इसलिए सरकार एक खुले मन से इसको विचार भी करेगी। क्या प्लान है आप लोग, कैसे देख रहे हैं इसे? 100% आपने बिल्कुल सही कहा। इंडस्ट्री हैज बीन रिक्वेस्टिंग फॉर हार्मोनाइजिंग द FRP एंड द MSP। जैसा आप जानते हैं कि ये शुगर केन का जो FRP है, ये किसान को पहुंचाने का जिम्मेदारी पूरा इंडस्ट्री का ऊपर है। बाकी फसल में जैसा चावल या गेहूं, बाकी फसल में तो सरकार की एजेंसीज ये सब काम करती है, जैसा FCI हुआ या इन सम अदर स्टेट्स मार्केट वगैरह, ये MSP किसान को पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन शुगर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट बोथ, we are doing this responsibility on behalf of the government. Therefore, the MSP, unless it is linked to the FRP of the sugarcane, the industry may not be in a position to pay the farmers on time and pay in full, on time and full. So therefore, this becomes very important to connect the FRP and MSP. इसके बारे में हम लोग कई बार पहले भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं और अभी भी दिया हम लोग। So we are hopeful that this will be implemented so that in the future this continues. We are estimating that अभी FRP जो शुगर केन का 340 अनाउंस हुआ आने वाले साल के लिए, तो इसका वजह से करीब 1,20,000 करोड़ का पेमेंट किसान के पास जाएगा इंडस्ट्री के द्वारा। और ये सब करने के लिए
पॉलिसी करेक्शंस का बहुत जरूरी है, एंड वी आर होपफुल दैट इट विल बी डन। ओके, प्रभाकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप फ्यूचर्स एक्सप्रेस वीरेंद्र के साथ।